हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीर आप सबका स्वागत करता हूं नेक्स्ट ऑफिसर्स में। नेक्स्ट ऑफिसर्स ये चैनल आप लोगों को अभी जो बीपीएससी का टीचर टीआरई 4 आने वाला है 4.0 उसी पर तैयारी कराता है। उसके लिए एक एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किया है जिसमें से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक का सभी एनसीईआरटी को कवर कराया जाएगा, जिसमें अभी 6 क्लास का एनसीईआरटी चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत। तो आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर है, इसमें है एक ही एसएसटी है 6 क्लास में, एक ही बुक, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक ज्योग्राफी है और 4 हिस्ट्री है। तो आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत। इतिहास का समय रेखा क्या है, किसे कहते हैं, और उनका स्रोत क्या है, कहाँ से हम लोग इनको जानते हैं और कैसे इनका स्रोत के बारे में जाना जाता है। तो यहाँ पे E.H. कार ने अपने पुस्तक में लिखा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। अतीत और वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं काल यानी बीते समय के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज की पूर्णतः समझ सकते हैं, वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। यानी कि अतीत और वर्तमान, इनका ये जो लिखे हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच जो है एक संवाद है। इतिहास क्या है, एक अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है, एक बातचीत है। और यह संवाद जो है समाज और बीते हुए काल के समय के बीच है, और इसी अतीत को ले करके हम लोग वर्तमान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये E.H. कार साहब ने, इतिहासकार ने अपने पुस्तक में लिखे हैं। तो आप लोग अभी नेक्स्ट ऑफिसर्स चैनल पे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, दोस्तों को। चलिए आगे हम लोग जानते हैं अब इस चैप्टर के क्या क्या टॉपिक हैं। 3 तरह के टॉपिक्स इसमें मुख्यतः जो है कि बताए गए हैं, जिसमें पहला है हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। कैसे हम लोग ऐतिहासिक काल जो होता है, बीता हुआ काल का गणना, मतलब उसका गिनती कैसे करते हैं, उसके बारे में कैसे पता लगाते हैं। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार से सहायता करती है। विभिन्न स्रोत जो है इतिहास को समझने में कैसे मदद करता है उसके बारे में जानेंगे, और आदि मानव किस प्रकार से रहते थे उसके बारे में जानेंगे। ये क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, और हम मानव का इतिहास नवीनतम एक छोटा सा है। पृथ्वी का इतिहास जो है बहुत लंबा रहा है, अरबों वर्षों का, जिसमें से मानव का इतिहास उसमें बहुत छोटा सा है। ठीक है, इतिहास किसे कहते हैं, मानव के अतीत का अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का इतिहास के बारे में। देखिए, अगर ये कलर है तो अरबों वर्ष पूर्व, ठीक है, ब्लू कलर करोड़ों वर्ष पूर्व, और ग्रीन कलर वर्ष पूर्व। अब यहां पे 3 कलर के आपको दिखाए हुए हैं कालखंड, या इसको बोल सकते हैं हम लोग पूरे पृथ्वी का कालखंड। यहां पे देखिए, यहां पे कह रहा है कि 4.54 4.54 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसमें से प्रथम कोशिका की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पहले कोशिका बना, फिर ऑक्सीजन कब आया, 2.33 अरब वर्ष पूर्व ऑक्सीजन आया। उसके बाद जीवाणु बना, कब,
1 अरब वर्ष पूर्व। जीवाणु की उत्पत्ति हुई 1 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद स्पंज और कवक, कवक की उत्पत्ति हुई। फिर प्रवाल का उत्पत्ति हुआ 700 अरब पूर्व। 700 अरब पूर्व में प्रवाल का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। उसके बाद है 500 वर्ष पूर्व मछली कोसेरुकी का उत्पत्ति हुई। उसके बाद उभयचर 700 करोड़ वर्ष पूर्व, ब्लू कलर में आ गया, 700 करोड़ वर्ष पूर्व में प्रवाल की उत्पत्ति हुई। 500 करोड़ वर्ष पूर्व में मछली की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद उभयचर कीट का उत्पत्ति हुआ और उसके बाद शार्क की उत्पत्ति हुई। फिर 300 करोड़ वर्ष पूर्व सरीसृप यानी डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उसके बाद फिर पक्षी का उत्पत्ति हुआ। स्तनधारी जो जानवर होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई। फिर 100 करोड़ वर्ष पूर्व फूल एवं मधुमक्खियों वगैरह की उत्पत्ति हुई। अब यहां तक 100 करोड़ वर्ष पूर्व तक तो इन लोगों की उत्पत्ति धीरे धीरे होते आया, लेकिन अभी तक मानव का कोई इतिहास नहीं है। मानव यहां तक कुछ बना भी नहीं था, मानव का यहां तक कोई इतिहास भी नहीं। इसके आगे आप देख रहे हैं आदि मानव जो आया है 1 करोड़ वर्ष पूर्व में आदि मानव आया। कितना? 1 CR। 1 करोड़ वर्ष पूर्व में आदि मानव की उत्पत्ति हुई, आदि मानव आया। उसके बाद है 10 लाख वर्ष पूर्व में अग्नि का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। उसके बाद 3 लाख वर्ष पूर्व में मानव होमोसोपियंस जिसको बोलते हैं मानव की उत्पत्ति हुई। और 6500 के बाद लेखन का उसमें कला आया, ताकि वहाँ से इतिहास लिखने और चित्रकारी में आना शुरुआत हुआ। ये पूरे पृथ्वी का इतिहास है, जिसमें कि मानव का इतिहास बस इतना सा है, यानी कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व से ही मानव का इतिहास शुरू हुआ है, जबकि पृथ्वी का इतिहास 4.54 अरब वर्ष पूर्व से ही पृथ्वी की इतिहास शुरू हो चुका था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कैसे उद्भव हुआ है, मानव का इतिहास कालखंड क्या है और समय का कैसे इस समय टाइमलाइन समय रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो बनाने में और आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने में मदद मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है क्या कि देखिए यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, ये क्या है? भूवैज्ञानिक, यहाँ जीवाश्म वैज्ञानिक, यहाँ मानव वैज्ञानिक और पुरातत्व विज्ञानी। ये चारों तरह के जो हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या है? कुछ लोग पृथ्वी के सतह के नीचे के रहस्य को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और वो उनके बारे में जानते हैं। हमारे अतीत को समझने के लिए ये लोग जानकारी हासिल करते हैं। जीवाश्म क्या है? जीव जंतुओं के पद चिन्ह या पौधे के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं के परतों के बीच सुरक्षित है। यानी कि जीव जंतु का पद चिन्ह या तो पौधे का अवशेष, यानी जो पौधा नष्ट हो चुका था उसका जो कुछ बचा हुआ भाग होगा, वो मिट्टी के परतों के बीच या नहीं तो चट्टानों के परतों के बीच वो सुरक्षित बचा हुआ है, ठीक है, उसी को जीवाश्म कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, भूवैज्ञानिक का अध्ययन किस प्रकार है। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, भूवैज्ञानिक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। भौतिक स्वरूप जैसे मिट्टी का, पत्थरों का, पहाड़ों का, पर्वतों का, नदियों का, महासागरों का और पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। कौन अध्ययन करते हैं? भूवैज्ञानिक। उसके बाद जीवाश्म विज्ञानी। जीवाश्म विज्ञानी क्या करते हैं? जीवाश्म के रूप में
करोड़ों वर्षों के पेड़ों, पशुओं, मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। अभी जीवाश्म के बारे में बताए थे ना कि जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म जो है जीव जंतु के पद चिन्ह या पेड़ों के अवशेष चिन्ह को जो मिट्टी और शिलाओं के परतों के बीच सुरक्षित बचा हुआ है, उन्हीं को जीवाश्म बोला जाता है, वही जीवाश्म है। और जीवाश्म विज्ञानी क्या होते हैं, वही जीवाश्म को ढूंढ कर निकालते हैं। यानी जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्षों पूर्व जो पेड़ों और पशुओं या मानवों का अवशेष जो कहीं मिट्टी के परतों के बीच या पत्थरों के परतों के बीच अगर है, तो उनको ढूंढ कर निकालना और उनके बारे में अध्ययन करना कि ये कब का है, किस काल का है, किस समय का है, कितने वर्ष पुराना है और ये किस चीज का है, किस तरह का है, वही जीवाश्म विज्ञानी होते हैं। मानव विज्ञानी क्या होते हैं, मानव समाजों और समाज और संस्कृति का अतीत से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन करते हैं। मानव वैज्ञानिक सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं करते हैं, वो अतीत से लेकर अभी तक, यानी कि जब से उत्पत्ति हुई है मानव समाज की, तब से लेकर अभी तक उसके समाज और संस्कृति और मानव के बारे में ये अध्ययन करते हैं। पुरातत्व विज्ञानी क्या होता है, पुरातत्व विज्ञानी होते हैं मानव पौधे, पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष, जैसे मानव हो गया, पेड़ हो गया, पशु हो गया, इनके द्वारा अपने द्वारा छोड़े गए अवशेष, जो चीज, जो सामान वो पीछे छोड़ चुके हैं, छोड़े हुए अवशेष, उदाहरण जैसे घोड़े, पात्र यानी बर्तन, मनके मतलब सिक्का होता था मिट्टी का या तांबे का या किसी भी चीज का, मनके, मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने, मिट्टी के हड्डियां, ठीक है, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों की ईंटें, जो पुरानी घरों की ईंटें कहीं दबी हुई होगी, के हिस्से और अन्य वस्तुओं का उल्लेख उत्खनन करके। अब ये सब चीज कहाँ मिलेगा, ये सब चीज मिट्टी के कई सारे जगह पे, जैसे अभी आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जब, तो उसमें देखेंगे कि इस तरह की खुदाई करने के बाद जब इस तरह की चीजें बाहर आती है तब उस पर अध्ययन किया जाता है। तो वो जो अध्ययन करते हैं वही होते हैं पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व वैज्ञानिक ही इन सारे चीजों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट है कि इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। अब इतिहास में ये लोग जो हैं भूवैज्ञानिक, जीवाश्म वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक, पुरातत्व वैज्ञानिक, ये इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। तो उसमें तो समय का भी पता लगता होगा कि ये पात्र, ये खिलौने, ये मिट्टी के बर्तन, ये जले हुए अनाज कितने साल पुराना है, तो उनके बारे में कैसे पता लगाते हैं। तो उनके बारे में पता लगाने के लिए कैसे पता लगाते हैं, आइए जानते हैं। प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के अपने प्रणालियां होती है। देखिए, जितना भी समाज और संस्कृति हुआ है, सबका एक अपना प्रणाली है, सबका एक अपना प्रक्रिया है वो समय का पता लगाने का। जैसे युग का मतलब क्या होता है, समय का एक निश्चित कालखंड, समय का जो एक निश्चित कालखंड होता है या पीछे का जो समय होता है उसी को युग बोला जाता है। ठीक है, निश्चित कालखंड, कोई कालखंड को निश्चित कर दिया है कि हाँ ये इस युग का है। ठीक है, तो अपनी अपनी प्रणालियां अपने अपने प्रकार होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का जन्म, जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अगर दिखाना है तो उसके अनुसार से समय रेखा विशेष के आधार पे समय रेखा को बनाया गया या जाना गया कोई कहीं पे। उसके बाद किसी शासक या शासन का आरंभ से देखा गया है या एक नए युग का आरंभ माना गया है। ठीक है, माना जा रहा है। और आज के समय में विश्व भर में और अभी के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र का उपयोग होता है। अभी के समय में कौन सा कैलेंडर यूज होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर है क्या, इसके बारे में जानते हैं। यह कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में 365 दिनों को मिलाकर 12 महीने
यानी कि 365 दिन को मिलाकर 12 महीने, ठीक है, 12 महीने का निर्माण करता है। 365 दिन के मिल करके 12 महीने का निर्माण करता है और एक प्रत्येक 4 वर्ष पर, और ये 12 महीना को एक वर्ष का निर्माण होता है, और प्रत्येक 4 वर्ष पर एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर ऐसे ईयर्स को बोलते हैं जैसे 2000 ईस्वी है, इसको अगर 4 से भाग दें, यानी कि अगर 4 से पूरी तरह कट जाए, पूरा का पूरा कट जाए, तो उसी को लीप वर्ष बोला जाएगा। जैसे है ना, 4 वर्ष एक अर्ध अधिवर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000 आदि सभी अर्धवर्ष यानी लीप वर्ष होंगे जो 400 से विभाजित हो जाए, 400 से विभाजित हो जाए। ठीक है, हो सकता हो 4 से भी विभाजित कर सकते हैं, 400 से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हो सकता है शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष है। इस बार का जो अभी जो हम लोगों का शताब्दी वर्ष चल रहा है, शताब्दी मतलब 100 वर्ष, 100 वर्षों को शताब्दी बोला जाता है, शताब्दी वर्ष बोला जाता है, 100 वर्षों को शताब्दी वर्ष बोला जाता है। तो इन 100 वर्षों का जो शताब्दी वर्ष है, इसमें सिर्फ 2000 ईस्वी ही है जो लीप वर्ष है। चलिए आगे देखते हैं कि अन्य तिथियों का भी उपयोग करते हैं बहुत सारे जगह पे। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर के अलावा भी बहुत सारे तिथियों का भी उपयोग करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, यहूदी और चीनी, ये लोग अपना अपना एक अन्य कैलेंडर का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक पंचांग भी होता है। ठीक है, वो उससे क्या करते हैं, वो लोग अपने मंगल कार्य को करने के लिए या पर्व त्योहार को पता लगाने के लिए वो लोग अन्य कैलेंडर का भी, सभी लोग अपना अपना कैलेंडर का भी यूज़ करते हैं। लेकिन पूरे विश्व भर में कौन सा कैलेंडर चलता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। पश्चिम के जितने भी देश हैं, जितने भी, वहाँ पे ईसा मसीह का जन्म से ही कैलेंडर का स्टार्ट माना जाता है। उसी दिन से कैलेंडर का एक दिन या फर्स्ट डे से शुरुआत होता है। उससे पहले, अब उसके आगे क्या होगा? उसके आगे तो वर्ष की गणना की जाती है, जिसको एडी बोलते हैं, जिसको एडी बोलते हैं, यानी ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ तब से जितना वर्ष आगे है तो उसको एडी बोलते हैं। लेकिन ईसा मसीह के पूर्व अगर देखें तो एडी जो है लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षिप्त है। ठीक है, एडी जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द का संक्षिप्त है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करने के लिए ईसा मसीह के जन्म के बाद को इंगित करने के लिए एडी बोलते हैं। लेकिन अभी परंतु विश्व भर में कॉमन एरा सीए का यूज किया जाता है पूरे विश्व भर में। इसका मीनिंग होता है कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा, जिसको सीई कहा जाता है। उदाहरणतः भारत जैसे 1947 में स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, उसको 1947 ईस्वी या कभी कभी सन 1947 भी कहा जाता है, अथवा इसको 1947 सीई 1947 सीई भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं। विश्व भर में अभी कॉमन एरा ही यूज में आता है एडी के बदले, अब एडी नहीं लिखा जाता है। इसके बाद है ईसा मसीह के जन्म के पारंपरिक तिथि के पूर्व उल्टी गिनती। अब मान के चलिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ, अब तब से कैलेंडर स्टार्ट माना जाता है पश्चिम में।
तो अब आगे उससे पहले के भी तो कालखंड होंगे, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको उल्टी गिनती करता था और उसको अंग्रेजी में बीसी लिखा जाता था। पहले क्या लिखा जाता था? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी लिखा जाता था। अब लेकिन पूरे अभी के युग में अभी सभी जगह क्या लिखा जाता है? बिफोर कॉमन एरा, यानी BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, इंगित किया जाता है। जैसे यहां पे देखिए कि विश्व में शैल चित्रों का प्रथम साक्ष्य है कि 4000 सामान्य सन पूर्व, ठीक है, सामान्य सन पूर्व में ये दिखाया गया है। उसके बाद हिम युग है, ठीक है, 14,000, 40,000, यहाँ पे 14,000 सामान्य सन पूर्व, 3 लाख सामान्य सन पूर्व। तो इसकी घटनाओं को इसी तरह से टाइम रेखा, समय रेखा के रूप में मुख्य घटनाओं को दिखाया जाता है। इसके आगे हम लोग और देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में भी, हाँ, इस पाठ्यक्रम में अब जो हम लोग देखें कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा जो लिखा जाता है उल्टी गिनती में, अब यहां पे कह रहा है कि बिफोर कॉमन एरा को सामान्य संवत पूर्व यानी पूर्व ये लिखा जाएगा इस पाठ्यक्रम में, इस पुस्तक में, ठीक है। तो हम लोग इस पुस्तक में जो बिफोर कॉमन एरा होगा उसको हम लोग सामान्य संवत पूर्व, और जो कॉमन एरा होगा उसको हम लोग संवत पूर्व के नाम से पढ़ेंगे, है ना, संवत पूर्व के नाम से पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग अगर चैनल पे बने हुए हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट ऑफिसर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो जैसे ही चैनल पे जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्त और फ्रेंड्स एंड फैमिली को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि वही जो टाइमलाइन पीछे हम लोग देखे वही आगे फिर आता गया है, जिसमें अंतिम हिम युग का अंत हुआ है। कब हुआ है? 12,000 सामान्य संवत पूर्व में, फिर 10,000 सामान्य संवत पूर्व, 8,000 सामान्य संवत पूर्व में क्या हुआ है? प्रथम स्थानीय निवास व कृषि का आरंभ हुआ है। 6,000 सामान्य संवत पूर्व को हम लोग बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक आई है। कब? 6,000 सामान्य संवत पूर्व या 6,000 बिफोर कॉमन एरा। 4,000 सामान्य संवत पूर्व में तांबे का प्रथम धातु का आरंभ हुआ है। इसी बीच में मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बना। फिर 2,000 सामान्य संवत पूर्व यानी बिफोर कॉमन एरा में सिंधु और सरस्वती सभ्यता उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है बुद्ध का जन्म हुआ, फिर उसके बाद अशोक, उसके बाद है ईसा का जन्म हुआ। ये सब लगभग एक ही आसपास में है। फिर 2000 सामान्य संवत पूर्व में हम लोग इस कालखंड में हैं। 2000 संवत पूर्व सामान्य संवत में हम लोग, यानी इसको हम लोग कॉमन एरा बोलेंगे। 2000 कॉमन एरा यानी 2000 ईस्वी के ये हम लोग में अभी प्रेजेंट में हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑफिसर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें, मोटिवेशन मिलता है इससे, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का कंटेंट बनाते रहें। अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें ताकि उनको भी तैयारी करने में इस चैनल से मदद मिल सके। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा का
सुविधाजनक उदाहरण है, जैसे नीचे दिखाया गया है, समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक यात्रा को दर्शाया गया है। देखिए समय रेखा को जो पीछे जो हम लोग देखे अभी कि मानव का शुरुआत से लेकर के हिम युग का ये जो है, इसके अनुसार से मानव का दिखाया गया है कि कब मानव का शुरुआत हुआ और कहां से कहां तक है। वही चीज कहना चाह रहा है कि समय रेखा के माध्यम से हम लोग अच्छे से जान सकते हैं और उसमें बिना ईस्वी जाने भी समय रेखा में ये पता लगा सकते हैं कि देखिए ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में बुद्ध का जन्म हुआ था। यह समय रेखा से आसानी से पता चल रहा है। लेकिन अगर यही ईस्वी लिखा हुआ हो तो फिर ईस्वी को देख के समझने में टाइम लगता है, लेकिन यहां पर टाइम नहीं लगता। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था, यहां स्पष्ट दिख रहा है उस समय रेखा के बिंदुओं पर कि कब ईसा मसीह का जन्म हुआ और किस समय बुद्ध का जन्म हुआ। फिर देखिए 2000 सामान्य संवत में हम लोग अभी प्रेजेंट में अभी हैं और आगे भविष्य है, पीछे अतीत है ना। यहां से पीछे अतीत है, यहां से यहां तक हम लोग यहां से यहां तक, यहां से भी यहां से अतीत है, यहां से मध्य है, ये हम लोग हैं प्रेजेंट है और यहां से फ्यूचर है। चलिए समय रेखा इतिहास की घटनाओं के क्रम को समझने में भी सहायता होती है। इतिहास के घटनाओं के क्रम को समझने में सहायता देती है कि कब कौन सा घटना घटा था। अगर घटना को भी हम लोग एक कालक्रम के अनुसार से दिखाने लगें कि अभी 2000 है और यहाँ पे 1900 है, यहाँ पे 1800, 1700 ईस्वी, 1600, 1500, अब इस कालक्रम में पता लगाया जा सकता है या ये कि 1500 में क्या हो रहा है और 1600, 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1900 और 2000 ईस्वी में किस तरह से हम लोग इसी तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं। अब दशक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि दशक जो है, तभी हम लोग बताए थे शतक, दशक जो है 10 वर्षों का कालखंड को, 10 वर्ष के कालखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। और शताब्दी 100 वर्षों के कालखंड को शताब्दी बोलते हैं। और इसको हम लोग एक सामान्य संवत यानी कि कॉमन एरा से लिख करके 21वीं शताब्दी में, ये 2001 से 21,000 तक, 2100 तक, 2001 से 2100 तक जो है ये 100 शताब्दियों का कालखंड है। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए सामान्य संवत पूर्व यानी कि बिफोर कॉमन एरा का हम लोग से आरंभ करने में करके समय के पीछे लौट कर उसका पता लगाया जा सकता है। और तीसरी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में 300 सामान्य संवत से लेकर के 201 सामान्य संवत तक सम्मिलित होगा। उसी तरह से सहस्त्रावधि का मतलब होता है 1000 वर्ष। 1000 वर्ष जो पूरा होता है उसी को सहस्त्रावधि कहते हैं। यह जो है तीसरी शताब्दी से लेकर के जो 2001 सामान्य संवत से आरंभ होकर 3000 सामान्य संवत तक चलेगी। यानी कि अगर हम लोग सहस्त्र शताब्दी अभी प्रेजेंट में देखें, वो 2001 से शुरू होकर 3000 वर्ष तक चलेगा, जिसको कॉमन एरा बोलते हैं। एक सहस्त्र शताब्दी एक सामान्य संवत पूर्व यानी बिफोर कॉमन एरा से 1000 सामान्य संवत पूर्व यानी कि 1000 बिफोर कॉमन एरा तक सम्मिलित होता है। अगर हम लोग पीछे के तरफ देखें तो एक बिफोर कॉमन एरा से 1000 बिफोर कॉमन एरा तक, क्योंकि यहां पर उल्टी गिनती की जाती है, इसीलिए हम लोग इस तरह के
तो उल्टी गिनती होती है, इसीलिए 1 बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 1000 बिफोर कॉमन एरा तक इसकी गिनती होती है। इसी तरह से हम लोग उल्टे देख पाएंगे कि सहस्त्र शताब्दी कैसे उसकी गणना की जाती है। इतिहास के स्रोत क्या होते हैं? कई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना का या कालखंड से संबंधित जानकारी को एकत्र करते हैं, उसी को इतिहास के स्रोत कहे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनेक भारतीय तिथि पत्र महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे भारतीय तिथि पत्र अभी क्या बताए थे, पूरे विश्व में चल रहा है ग्रिगोरियन कैलेंडर, लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी तिथि पत्र हैं, कैलेंडर हैं, जिनके दिन और महीनों को निकालने के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे उसमें से पंचांग एक है, जिसकी पंचांग की तालिका की पुष्टि अगर करें तो जिसमें प्रत्येक महीने के दिन के साथ संबंधित खगोलीय आंकड़े को भी सूचीबद्ध किया जाता है। उनके दिन के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को भी लिखा जाता है। उदाहरण में जैसे यह सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सूर्योदय और सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। सूर्य ग्रहण कब लगना है, चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ये पंचांग में सटीक आकलन किया जाता है या करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियां, कब कौन सा त्योहार होगा, मौसम के पूर्वानुमान, समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग के बड़े स्तर पर उपयोग होता है। इसमें अब है कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, आइए पता लगाते हैं। जैसे अगर हम लोग अपना इतिहास को अगर जानें तो आप लोग अपना परिवार के, अपने माता पिता के 3 पीढ़ियों का अगर एक, जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी का अगर एक वंशावली बनाएं और उस वंशावली में ये दिखाएं कि उनका जीवन, उनका नाम क्या था, उनका जीवन यापन किस तरह से हो रहा था, उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस जगह से आप वो स्रोत ले रहे हैं, कहाँ से वो जानकारी ले रहे हैं, उस जानकारी को भी अगर सूचीबद्ध करें तो आपको अपने परिवार के बारे में पिछले 3 पीढ़ियों का जो इतिहास मिलेगा, उनका स्रोत भी पता चलेगा कि किस जगह से आपको वो जानकारी प्राप्त हो रहा है, किस तरह के स्रोत से। स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं वो भी आगे हम लोग देखेंगे। उसी का ये आंकड़ा चार्ट दिया हुआ है कि संबंधित नाम, व्यवसाय, जन्म स्थान, सूचना का स्रोत। जैसे दादा है तो दादा का नाम हो गया, यहाँ पे दादी का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या व्यवसाय था, कहाँ जन्म हुआ था, उनके कहाँ से तो आपको ये स्रोत मिले, मौखिक मिला, लिखित मिला या किसी के द्वारा बताया गया स्रोत है, तो वो स्रोत के बारे में भी आप अगर लिखते हैं तो ये चार्ट प्रिपेयर बनते बनते आपको अपने परिवार के बारे में, 3 पीढ़ी के बारे में आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके परिवार में कहाँ पे किस तरह के स्रोत से आपको क्या क्या जानकारी मिली और किस तरह के व्यवसाय कर रहे थे। आगे देखिए, ये आपको दिखाया गया है एक, देखिए ये आंकड़ा एक दिखाया गया है जिसमें इतिहास के स्रोत, कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, क्या क्या स्रोत होते हैं, उसके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। पहला स्रोत है मौखिक स्रोत। बहुत सारे इतिहास के, आप अपने ही अगर 3 पीढ़ी का जब पता लगाने जाएंगे तो पता चलेगा कि लिखित में बहुत कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो आपको मौखिक से पता चलेगा। जैसे दादा होंगे वो बता रहे होंगे, पिताजी बता रहे होंगे, मामा बता रहे होंगे, नाना बता रहे होंगे, तो मौखिक स्रोत से पता चलेगा कि वंशावली हमेशा ज़्यादातर लिखा हुआ नहीं मिल पाएगा। वंशावली मौखिक से ही पता चलेगा कि आपके पिताजी कौन है, आपके दादा कौन है,
दादा के पिताजी कौन है, यानी आपके परदादा कौन है, आपके मम्मी का पिताजी यानी आपके नाना कौन है, और आपके परनाना कौन है, ये वंशावली मौखिक स्रोत से मिलेगा। और लोक साहित्य, लोक साहित्य मतलब क्या होता है, जैसे गांव घर में बहुत सारी कहानियां होती है, जो कहानियां किसी पुस्तक या किसी चीज में लिखा नहीं होता, लेकिन दादी नानी जैसी दादी नानी हम लोगों को जो सुनाती आई है जो कहानी, वो पूर्वजों की कहीं ना कहीं पूर्वज के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में बताया जाता है, जो वो कहानियां वो मौखिक होती है, जिसको लोक साहित्य बोला जाता है। इसके बाद है साहित्य स्रोत, दूसरा है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में एक आता है भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में क्या है, वेद और इतिहास। भारत में जितने भी प्रकार के वेद हैं और इतिहास हैं वो लिखित होते हैं भारतीय साहित्य में। उसके बाद कविता एवं नाटक के बहुत सारे कविता और नाटक जो लिखित हैं, ऐतिहासिक लेख और कहानियों का संग्रह, जो बहुत सारी कहानियां हैं उनका संग्रह, वैज्ञानिक और तकनीकी लेख, ये सारे भारतीय साहित्य में आ जाएंगे। फिर विदेशी विवरण में क्या आएगा, यात्रा का वृतांत। बहुत सारे विदेशी जब यात्रा करते थे एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, तो वो बहुत सारे चीज लिखा करते थे कि वो यात्रा कहाँ से कहाँ गए, किस तरह के लोग मिला, वहाँ पे कैसा खान पान था, वहाँ पे किस तरह का संस्कृति थी, किस तरह का समाज था, उसके बारे में आपको यात्रा का वृतांत मिलेगा, जो साहित्यिक स्रोत में है, जो लिखा हुआ मिलेगा। फिर ऐतिहासिक वृतांत, बहुत सारे पुराने ऐतिहासिक वृतांत मतलब उसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, उसकी कहानियां मिलेगी। तीसरा है कलात्मक स्रोत। कलात्मक स्रोत में क्या है, पैनल, ठीक है, मूर्ति कला, चित्रकला, यानी बहुत सारे ऐसे कलाकृति होती है जो पुराने इतिहासकारों ने जो खुदाई के दौरान उनको ढूंढ कर निकाला है, और उनसे उनको जो अध्ययन करने के बाद पता चलता है, वही कलात्मक स्रोत है। यानी उनसे कालखंड के बारे में पता चलता है, लेकिन उनको ढूंढ के निकालने के बाद जब इतिहासकारों ने उनको अध्ययन करके लिखा है तब पता चला है। तो ये कलात्मक स्रोत है, जो कि इतिहास का एक तीसरा स्रोत के रूप में जाना जाता है। चौथा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में दो तरह के होते हैं, उत्खनन और संरचना। अब उत्खनन के कई सारे स्रोत हैं जो इतिहास को जानने में हम लोगों को मदद देती है, जैसे मानव पशु पौधाओं का अवशेष। बहुत सारी खुदाई में मानव की हड्डियां, पशु पक्षियों की हड्डियां मिलती है, या उनके अवशेष मिलते हैं, पेड़ पौधे के अवशेष मिलते हैं। उनके अध्ययन से जो पता चलता है वो उत्खनन से पता चलता है। जब उत्खनन होती है तब इस तरह की चीजें हम लोगों को प्राप्त होता है। उसके बाद है उपकरण एवं हथियार। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर पढ़े हैं तो उनमें पता चला होगा कि बहुत सारी हथियार जो है पत्थर के बने हुए या तांबे के या लोहा का बना हुआ हथियार होता था, या उपकरण होता था बहुत सारी सामान बनाने के लिए। वो सब चीज़ अभी खुदाई में मिल रहे हैं, तो उनका अध्ययन जो होता है वो उत्खनन के अंतर्गत ही आता है। उन्हीं का अध्ययन से इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। मूर्तियां एवं आभूषण। मूर्तियां एवं आभूषण क्या, जैसे मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के आभूषण, जानवरों के दांत के आभूषण, इस तरह के आभूषण के बारे में भी उत्खनन से पता चलता है। मृद भांड एवं खिलौने। मृद भांड यानी मिट्टी से बने हुए बर्तन, ऐसे बर्तन जो मिट्टी के बने हुए थे, और मिट्टी के बने हुए खिलौने, ये भी उत्खनन से प्राप्त होता है, और ये इतिहास के मुख्य स्रोतों में से एक है। दूसरा है निवास स्थान एवं समाधान। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। वो भी उत्खनन का एक इतिहास का बहुत बड़ा स्रोत के रूप में निकला, कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का जब उत्खनन होने लगा तो पता चला कि वहाँ बहुत बड़ा एक स्थान था जहाँ पे एक नगर बसा हुआ था, और उन्हीं के बगल में एक कब्रगाह था जहाँ पे समाधान बोलते हैं उनको। वो वहाँ पे जब कोई मरता था तो उसको जैसे वहाँ पे दफनाया जाता था, तो वही चीज़ समाधान है। ये भी उत्खनन से इतिहास के एक स्रोत के रूप में, मुख्य स्रोत के रूप में पता चलता है। संरचना यानी स्मारक और टीला। बहुत सारे स्मारक और टीला हैं जो संरचनात्मक
पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है शिलालेख। शिलालेख भी एक इतिहास के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। शिलालेख बोलते किसको हैं? शिलालेख यानी पत्थर के एक बड़े से चौड़े से जो ये होता है जिसपे खुदाई करके लिखवाया गया होता है किसी का आदेश या किसी का चित्र। जैसे अशोक के बहुत सारे शिलालेख मिले हुए हैं, उसमें पांडुलिपि आ जाएगा, ताम्रपत्र आ जाएगा और सिक्के आ जाएंगे। सिक्के पर भी कुछ खुदाई करके लिखे होते हैं। ताम्रपत्र यानी कोई वृक्ष के पत्ते पर या ताड़ के पत्ते पर जो लिखा होता था, पांडुलिपि वगैरह, ठीक है, वो भी शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। तो ये इतिहास के मुख्य स्रोतों में से एक हैं जिनके बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग और देखेंगे कि इस स्रोत से इतिहास का कैसे पता चलता है, आगे चैप्टर्स में और हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर मेरे चैनल पे बने हुए हैं नेक्स्ट ऑफिसर्स पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्त और परिवार को। जो भी अगर किसी भी प्रकार का कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी भी प्रकार का जॉब का तैयारी कर रहा हो, तो उसमें एनसीईआरटी एक बेस के रूप में काम करता है। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किए हैं और ये स्पेशली बिहार एग्जाम्स के, बिहार बीपीएससी के लिए है, बिहार टीचर्स के लिए है और बिहार पुलिस के लिए इस तरह के क्लासेस लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किए हैं तो आगे हम लोग देखते हैं इतिहासकार। इतिहासकार किसको बोलते हैं? जो अतीत का अध्ययन करता है और उसके विषय में लिखता है, उसी को इतिहासकार बोलते हैं। उसके बाद क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो अध्ययन करती है कि, मतलब ये अनुवांशिकी क्या है? जीव विज्ञान का एक शाखा है, जीव विज्ञान का एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि पौधे और जानवरों, पौधे जानवर या मनुष्यों का कुछ विशेष गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे पहुंचता है। कुछ विशेष गुण के साथ साथ कुछ अवगुण भी होता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है जो अनुवांशिक होती हैं, जो अगर उनके दादा को था तो उनके बेटा को होगा, उन पिताजी को होगा, पिताजी को है तो उनके बेटे को यानी आपको होगा। तो ये अनुवांशिकी है जो हम लोग विज्ञान में, जीव विज्ञान का एक भाग है, वहां पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्त और फैमिली को। यहां पे कुछ दिए गए हैं इस चैप्टर्स में। देखिए यहां से अभी तक जो है लिखा हुआ, ये जो भी है इनके बारे में हम यहाँ पे पूरे विस्तार से बता दिए हैं। इसीलिए यहाँ पे अभी पढ़ के इस पेज को नहीं बताया जा रहा है क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं कुछ चित्र, इनके बारे में आपको इनके बारे में लिखना है कि ये क्या है, किस कालखंड का है ये सिक्का है। जैसे ये कौन सा सिक्का है, किस कालखंड का है, किस जगह का है, कब पाया गया था, और इनके बारे में विवरण आपको लिखना है। ये क्या है, ये अशोक स्तंभ का ये है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पूरी विवरण इसके बारे में ढूंढना है और लिखना है ताकि आपकी जानकारी अच्छे से बढ़ सके। इसके बाद है, अब हम लोग जानेंगे मानव इतिहास का प्रारंभ। मानव का इतिहास कब प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। मानव इतिहास का प्रारंभ होमो सेपियंस मानव लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व 3 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस मानव का क्या हुआ था, पृथ्वी पर आ रहे हैं। उसी समय से वर्ष से पृथ्वी पर आ रहे हैं। उससे पहले होमो सेपियंस की अस्तित्व नहीं थी। तो 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर होमो सेपियंस मानव आ रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है। 3 लाख वर्ष बहुत लंबा समय प्रतीत होता है।
यह पृथ्वी के इतिहास से बहुत छोटा सा एक अंश है। पृथ्वी का इतिहास 5 अरब वर्ष पूर्व से 5.5 अरब वर्ष पूर्व से चल रहा है। वहां पर 3 लाख वर्ष पूर्व उसके अनुसार से बहुत छोटा सा एक मतलब कालखंड है जो मानव का इतिहास है। अब इस इतिहास के बारे में अगर जाने हम लोग, अगर इस इतिहास के बारे में जाने तो इस समय के लोग देख रहे हैं किस तरह के थे। इन समय के लोग मतलब किसी एक जगह पे निवास नहीं करते थे, वो भ्रमण करते रहते थे। वो सबसे पहले शुरुआत में तो किसी तरह के वस्त्र नहीं पहनते थे, पर बाद में जानवरों के छाल को, जानवरों को जब मार के शिकार करके खाते थे, ये शिकार करके खाना सीख लिए। शिकार करने के लिए जो ये अस्त्र शस्त्र का उपयोग करता था, पत्थरों से बना हुआ कुल्हाड़ी, पत्थरों से बना हुआ नोकीला भाला, पत्थर को ही तोड़ तोड़ कर नोकीला तीर के तरह बना करके वो जानवरों का शिकार करते थे। और यही जानवरों को शिकार करके ये लोग कच्चा मांस पहले शुरुआत में खाते थे। उनके जो खाल होते हैं जानवरों के, उन्हीं को वो लोग पहनते थे। धीरे धीरे फिर आग की उत्पत्ति हुई। आग की उत्पत्ति होने के बाद फिर मांस को पकाकर खाने लगे, जिससे कि उनको स्वादिष्ट लगने लगा। इसी तरह से होमो सेपियंस से मानव की उत्पत्ति से इस तरह के गति से आगे बढ़ते गए। ये लोग रहने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, जो पहाड़ में बना हुआ गुफा होता था, या तो पेड़ पौधों पर रहते थे। बाद में फिर गुफाओं में रहना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग कृषि के आधार पे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए, समय काल बीतता गया, कालखंड, उसके बाद ये लोग नदियों के किनारे बसने लगे। वहाँ से पानी का इनको पानी का सोर्स पूरा होने लगा। साथ में वहाँ पे बगल में कृषि का भी शुरुआत किए। धीरे धीरे कृषि करने लगे। तब ये लोग एक समूह में, एक छोटे से टोली के रूप में रहने लगे। जब टोली के रूप में रहते थे तो उस टोली का एक मुखिया होता था, जो वहाँ पर अलग अलग खेती नहीं होती थी, पूरे सभी लोग मिल करके एक जगह खेती करते थे। उसी अनाज से सभी लोग मिलजुल कर खाना खाते थे। इसी तरह से इन लोगों का एक छोटा सा गांव बसता गया और गांव से धीरे धीरे बड़ा होता गया। बड़ा गांव बना और छोटा छोटा नगर बनने लगा, चौक चौराहा, जहां पर कि उन लोगों को आगे चल के सामान का आदान प्रदान करने लगे एक दूसरे के गांव, एक गांव से दूसरे गांव में। उसी को हम लोग विस्तार से अभी जानते हैं। देखिए, आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। एक दूसरे के सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे, क्योंकि रात में जब कहीं रह रहा है, अगर टोली में नहीं रहेंगे, अकेले जानवर उनको खा सकते थे। जब टोली में रहते थे तो वो लोग अपने आपस में सबको एक दूसरे से सुरक्षित रखते थे। वो लोग आखेट करते थे, यानी शिकार करते थे, और एवं खाद्य सामग्री को संग्रह करते थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, भोजन आश्रय के निरंतर खोज में रहते थे। भोजन खाना के लिए और रहने के लिए हमेशा खोज में रहते थे। जहाँ चलता रहता था, जहाँ गुफा मिला रह गया, फिर आगे चलता बढ़ा। अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों के संग्रह व आखेट पर ये लोग निर्भर थे। मरणोपरांत जीवन, मृत्यु के बाद, यानी इन लोगों को मरणोपरांत जीवन के बारे में भी अवधारणाएं थी कि आदमी मरने के बाद भी उनको भोजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये लोग खाना का संग्रह करते थे, और जब भी कोई मरता था उनको दफनाया जाता तो उनके साथ में खाना, ये सब चीज़ उनको साथ में देकर दफनाया जाता था। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलश्रेयों, गुफाओं में रहते थे। बताए थे अभी कि ये लोग गुफाओं में रहते थे, और जिस भाषा से ये लोग संवाद करते थे, बात करते थे, अब वो भाषा लुप्त हो चुका है, जो कि अभी उस भाषा का कोई किसी भी प्रकार से साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, वो लुप्त हो चुका है। अग्नि का प्रयोग करके किया जाता था, और पत्थरों के नुकीले कुल्हाड़ी, ब्लेड, नुकीले तीर का अन्य उपकरणों का निर्माण करके जानवरों को मारने में और जीवन को सरल बनाया था।
संपूर्ण विश्व को सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्र, पूरे विश्व में बहुत सारे गुफाओं में शैल चित्र मतलब क्या कि गुफा के अंदर जो चट्टान थे उसी पर बना हुआ चित्र मिला है, और उस चित्र के माध्यम से ही हम लोगों को साक्ष्य के माध्यम से पता चलता है कि उन लोगों का जीवन किस प्रकार का था। उसमें वो लोग जानवरों की आकृतियां, मनुष्य अपनी आकृतियां बनाकर वो चित्र बनाया करते थे कि वो किस तरह से शिकार कर रहे हैं, किस चीज़ों से कर रहे हैं। वहाँ पर चित्र बनाया हुआ मिला है, शैल चित्र मिले हैं, जिससे कि हम लोगों को इसी साक्ष्य के माध्यम से पता चलता है। आदि मानव ने पत्थर एवं मनकों का माला और पशु के दांत का पेंडेंट, आदि मानव जो है पत्थर का माला पहनते थे, और पत्थर का भी माला, और मन का मतलब छोटा छोटा पत्थर जो होता है उसका माला बनाते थे, और जानवरों का जो दांत होता था उसका पेंडेंट माला के बीच में जो एक होता है पेंडेंट, वो बना करके पहनते थे। जैसे साधारण आभूषण बन गए थे, ये लोग इसको साधारण आभूषण बना लिए थे और इन्हीं का प्रयोग पहनने के लिए करते थे, और दूसरे समूहों को इसका आदान प्रदान भी करते थे। जब एक दूसरे समूह को देते थे, वो दूसरा समूह से दूसरे चीज या उसी तरह का चीज लिया जाता था, आदान प्रदान करते थे। पहली उपज, अब ये लोग पहली उपज किस प्रकार से किए थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट ऑफिसर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे। शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उनको भी पढ़ाई में तैयारी करने में मदद मिल सके। चलिए पहली उपज इनके बारे में जानते हैं। जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। जब समय काल बीतता गया तो जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन आते गए, और उसी परिवर्तन के साथ साथ एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंडी थी। पृथ्वी पर जब शुरुआत में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पूरा ठंड था। ठंड इसलिए था कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग में बर्फ ढका हुआ था, हिमछादित था, बर्फ बिछा हुआ था, ढका हुआ था, और उसी को हिमयुग के नाम से जाना जाता है। हिमयुग के बाद में जब वो जलवायु गर्म होने लगा तो गर्म होने के साथ साथ हिम पिघलने लगे। हिम पिघल कर वो तालाबों और नदियों और जल भराव होने लगा। तालाबों नदियों में नदियां बनने लगी और वो सारे जल समुद्र में जाकर समाहित हो गए। वही हिमयुग लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक। हिमयुग कब तक था? हिमयुग था 1 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। कब से कब तक था? 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक हिमयुग था। उसके बाद उसके उपरांत मानव के लिए जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आई। जब वो हिमयुग खत्म होके जब जल पूरे समुद्र में समा गया, तब उसके बाद धीरे धीरे भूमि का निर्माण हुआ, और उसी भूमि पर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे, कवक, जीव जंतुओं का उत्पन्न होने लगा, और मानव के लिए रहने योग्य स्थान बना। जब रहने योग्य स्थान बना तो उसके बाद जब मानव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे ये होमो सेपियंस आगे बढ़ते गए, समय बीतता गया, धीरे धीरे वो नदियों के बीच रहने लगे और अनाज उगाना आरंभ किए। अनाज उगाना आरंभ करने के साथ साथ वो गाय, बकरी आदि जानवरों को घरेलू बनाए। गाय बकरी को घरेलू बनाया गया, और भी घरेलू बनाने का भी आरंभ किया गया। भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण समूह अपने आकार एवं संख्या को बढ़ाए गए। भोजन ज़्यादा बढ़ने लगा तो समूह में और लोग शामिल होते गए, बड़ा होता गया। प्रायः यह नदियों के किनारे बसा करते थे,
क्योंकि सिर्फ इनको जल की जरूरत नहीं थी। नदियों के किनारे बसने का मतलब यह नहीं था कि इनको जल की आवश्यकता सिर्फ थी, जल के साथ साथ यहाँ की मिट्टी ऐसी थी, उपजाऊ थी, जिस कारण से इनको भोजन उगाने में, फसल पैदा करने में अधिक उपजाऊ होता था। इसीलिए ये लोग नदियों के किनारे बसना प्रारंभ किए थे। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे नदियां हैं, नदियों के किनारे छोटे छोटे घर बनाकर ये लोग रहना शुरू किए। बगल में कृषि यानी खेती करना शुरू किया। फिर कुत्ता, गाय, बकरी और गाय को पालना शुरू किया और फिर आग पर भोजन पकाकर खाना शुरू किया। और हर गांव में एक मुखिया या प्रधान हुआ करता था, वही सब मिलकर के एक साथ भोजन, एक साथ फसल उगाते थे। दोस्तों, अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो लग रहा हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, आपके साथ साथ उनको भी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे समुदाय का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। उसके सरदार अथवा मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। सभी समुदाय के रूप में सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनके गांव समाज में जो मुखिया हुआ करता था वह कल्याणकारी थे। वो लोगों के लिए, कल्याण के लिए वो सबको एक साथ लेकर चलते थे और उनके उत्तरदायी उन्हीं के ऊपर हुआ करता था कि वो जो डिसीजन लेंगे, वो जो बोलेंगे, सब लोग वही करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ सोच समझकर बोल रहे हैं। कल्याण मतलब क्या हुआ? स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई। ठीक है। निजी स्वार्थ का भाव नहीं था उन मुखिया में या प्रधान में, कोई निजी स्वार्थ का भाव नहीं था। बस सबको लेकर चलने के लिए उन लोग प्रधान को चुनते थे। भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। पूरे प्रधान और पूरे समाज मिलकर एक साथ कृषि करते थे और सारे फसल को बांटकर सब साथ में खाना बनाकर रहते थे। उस समय जो था, समय बीतता गया, गांव बनता गया। जब गांव के बाद छोटा छोटा गांव बनने लगा, जिसको उपग्राम को बोलते हैं, वो पल्ली के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि एक छोटा बस्ती या छोटा सा गांव, जिसको उपग्राम या पल्ली बोला जाता है। बड़े गांव में ये छोटा छोटा पल्ली जो है बड़े गांव में परिवर्तित होने लगे और मुख्यतः भोजन, वस्त्र और उपकरण के लिए आदान प्रदान करने लगे। साथ में धीरे धीरे गांव के बगल में, गांव के साथ साथ आवागमन भी शुरू हुआ। आवागमन तंत्र का विकास हुआ। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रास्ता बनाने लगे अपने से। फिर गाय, कुत्ता, बकरी, घोड़ा का इस्तेमाल करने लगे। आवागमन हुआ और छोटे छोटे कस्बे का निर्माण हुआ, छोटा छोटा शहर का निर्माण हुआ, जहां पर इधर वाले भी गांव, उधर वाले भी गांव दोनों आते थे और दोनों वो लोग भी कुछ सामान लेकर आते थे, ये लोग भी सामान लेकर आते थे। ये सामान दे करके वो सामान लेना, सामान का आदान प्रदान करने के लिए छोटे छोटे कस्बों का निर्माण होने लगा। उसके बाद उदाहरण के लिए जैसे मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के अन्य वस्तुएं, खिलौने बनाने लगे और धातुओं के उपयोग से, जैसे पहले तांबा का उपयोग हुआ, फिर लोहा का, इनके उपयोग से, इनके तकनीक से वो लोग अलग अलग करके उपकरण बनाने लगे और उनका भी वस्तु के साथ आदान प्रदान करना शुरू कर लिया। तकनीक का आगमन हुआ और जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग और आभूषण बनाए जाने लगे। जैसे तांबा और लोहा का जब प्रयोग होने लगा तो फिर टिकाऊ उपकरण बनने लगे और उनका भी आदान प्रदान होने लगा। इसके बाद किसी प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान, इसी प्रकार से सभ्यता के उदय में सभी का योगदान बढ़ता गया और पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति, देखिए जब ये बढ़ता गया तो इसकी समस्याएं कम होती नहीं गई, समस्याएं बढ़ती गई। अब उन समस्याओं और चुनौतियों के साथ साथ कठिनाई भी बढ़ती गई, जिसके कारण से पूर्ववर्ती प्रजाति, बहुत सारे पहले की प्रजाति थी जो कि नष्ट हो चुकी थी, उसके भांति
मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी, मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी, लेकिन उन आदि मानव के बारे में हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे जो आदि मानव के साहस और दृढ़ता के कारण आज हम लोग अस्तित्व में हैं। आज हम लोग अगर अस्तित्व में हैं तो ऐसी भी समस्या आई होगी जिससे कि पहले के सारे प्रजाति लुप्त हो गए थे, लेकिन मानव अभी तक लुप्त नहीं हुआ। इनमें कई सारे आदि मानव ऐसे होंगे जो साहस और दृढ़ता के कारण वो इस प्रजाति को लुप्त होने से बचा लिए। वो अपने रहन सहन और बहुत सारे ऐतिहासिक इसमें बदलाव करते चले गए होंगे और अपने आदि मानव जो है हम लोगों को अपने अभी के अस्तित्व को वो बचाए रखे हैं। तो आज हम लोग जो इतिहास का चौथा चैप्टर था 6 क्लास के एसएसटी का जो चौथा चैप्टर है, जो इतिहास का पहला चैप्टर है, इसी को हम लोग जाने हैं, जिसमें समय रेखा के अवधि के बारे में जाने हैं, भिन्न भिन्न समय पर ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जाने हैं, समय की गणना कैसे की जाती है, जैसे वर्ष क्या होता है, दशक क्या होता है, 10 वर्ष को वर्ष दशक कहते हैं, शताब्दी 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं, सहस्त्र 1000 वर्ष को सहस्त्र शताब्दी बोलते हैं। इतिहास के विभिन्न स्रोत के बारे में जाने और आरंभिक मानव के जीवन और जीवन को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। प्लीज़ अभी तक अगर चैनल पर बने हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट ऑफिसर्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको इस वीडियो का और अगले कोई भी वीडियो उस चैनल पे आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। कमेंट करें अच्छा लगा, अगर नहीं भी लगा फिर भी कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्त और फैमिली को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।